डॉक्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में चीन की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल अस्पताल और तिब्बी सहूलियात मुतारिफ कराने की हिदायत दी। वो दौरा किया उन्होंने हॉस्पिटल का, और अब देखें फर्दर आगे जो बात चलती है। आसिम मुनीर साहब, ये देखें वहाँ पर फ़ौज के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि प्रीमियर शी जो है ये में रखें कि वो PLA के भी सरबराह हैं जी। तो अब वहाँ पे अफवाज के भी सरबराहान मौजूद थे और मुल्कों के सिविलियन लीडर्स भी थे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ज़ाहिर है PLA के साथ एक अलग मामला चल रहे होंगे उनके पोलिट ब्यूरो से, तो वो पोलिट ब्यूरो बिल्कुल अलग है, और वो पोलिट ब्यूरो के उनके जो अरकान हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ। पोलिट ब्यूरो के कुछ अरकान पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ तब्दील हो जाते हैं, अपना सिस्टम है। लेकिन इसमें जो मैं एक बात कर रहा था वो ये है कि एक बच्ची हमें नज़र आई पहली दफ़ा एक आलमी स्टेज के ऊपर, और वो जो है वो किम जोई एक 13 साल की, 12 साल उसकी एज बता रहे हैं, 13 साल बता रहे हैं, और वो जो बच्ची है वो किम जोन उनकी साहबजादी। अच्छा, ये जो अब जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं पूरी दुनिया की, वो इस छोटी बच्ची के बारे में वो परेशान हैं, क्योंकि वो परेशान हैं और वो उनको इस बात का यकीन है कि ये छोटी बच्ची जो है आगे साउथ कोरिया की सरबराह है, यानी अगली जो सरबराह मुमलिकत है। अभी तो वैसे किम खुद भी बहुत ज़्यादा, उनकी एज 41 ईयर्स है, उनकी 41 है, हेल्दी हैं, मतलब है कि बिल्कुल ठीक ठाक इनकी सेहत है, लेकिन अपनी बेटी को ये पब्लिकली जो है अब ये ग्लोबल स्टेज पे पहली दफ़ा लेकर आए, और उसमें जो इनकी जो अहली हैं रीसुल जोई, तो इनके 3 हैं बच्चे। अब अच्छा, ये इतनी सीक्रेटिव ये सारे मामलात हैं कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस जो है वो कंफ्यूज है कि इनके दूसरे एक के बारे में कहा जाता है, साउथ कोरियन इंटेलिजेंस को भी नहीं पता कि इनके कितने बच्चे हैं। ये जो बच्ची है इसके बारे में कहा जाता है कि इसने सारी एजुकेशन अपनी घर में हासिल की है, ये घर में ही पढ़ी बड़ी है, और ये जो है ये सिर्फ 2022 में इसकी पिक्चर्स पहली दफ़ा सामने आई, और फिर उसके बाद ये ग्लोबल स्टेज पे अब उसको जो प्रेसिडेंट किम है वो अपनी बेटी को साथ लेकर आए। तो ये अब एक स्पेकुलेशन ये हो रही है, और इनकी बेटी जो है उसने ज़्यादा ना किसी से बात करती है, वो ना वो इंटरेक्ट करती है, वो सिर्फ हर एक से वो बस एक तरीके से जो होता है ना, लेकिन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो साथ। तो ग्लोबल स्टेज पे नॉर्थ कोरिया की जो अगली, अच्छा अब ये अंदाज़ा इसलिए लगा रहे हैं कि जो वो रिस्पेक्टेड डॉटर क्या के, अब जैसे इनको रिस्पेक्टेड कॉमरेड कहते हैं ना, तो वो रिस्पेक्टेड डॉटर का लफ्ज़ चूँकि इस्तेमाल होता है, तो वो रिस्पेक्टेड डॉटर जो है वो फिर ये कि किम फैमिली ही चल रही है शुरू से। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो तो किम इल सुंग, जो कल भी मैंने बात की थी कि जो हेडक्वार्टर जो के तौर पे ग्रीन ट्रेन को इस्तेमाल करते थे कोरियन वॉर में, और फिर किम जोंग इल जो कि जिनका इंतकाल इनके वालिद जो हैं वो, और फिर तीसरे ये किम फैमिली, और चौथी जो है वो बेटी आगे जो है वो, लेकिन वो छोटी है, लेकिन वो जो है वो सिक्रेटिव है। उसके 2 जो बहन भाई हैं उनके बारे में नहीं पता, कुछ कहते हैं 3 बहन भाई हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएं इतना सिक्रेटिव रखा हुआ है नॉर्थ कोरिया का जो सिस्टम है, वो इतना सिक्रेटिव है कि उनको ये पता ही नहीं है इंटेलिजेंस को कि उनके मतलब है कि इसकी बच्ची की एज क्या है, कैसे है। इतने सालों से आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को कैसे वो अपने गिर्द जो है वो एक खुफिया तरीके से वो सारा सिस्टम रखा हुआ है। उनको ये भी नहीं पता कि बच्ची जो है वो कौन से स्कूल में पढ़ती है, कहाँ गई, कैसे हुई, पता चला घर में ही पढ़ा है उसने। अच्छा जी, भाई छोटा है या बड़ा है, क्या है वो, मतलब है कि बस वो बिल्कुल सीक्रेटिव। तो अब चूँकि वो ग्लोबल स्टेज पे आई तो वो सब की मरकज़ निगाह सारे की बच्ची जो आगे जाके ये फिर नॉर्थ कोरिया को इसने हेड करना है, और अभी फ्रीक्वेंटली नज़र आएगी जो प्रेसिडेंट किम है उनके साथ। अच्छा, अब एक तो चीज़ होगी, दूसरी ये चीज़ हुई इसमें कि वेस्ट को एक मैसेज गया। इसी दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप का एक मैसेज आया दरमियान में, और वो जो सोशल ट्रूथ पे उन्होंने डाला, और उसमें अगर ये फर्स्ट हम देखें मैसेज, तो मैसेज जो था उन्होंने मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा बेस्ट क्वेश्चन टू आंसर इज़ वेदर और नॉट प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना विल मेंशन। हमारा भी खून गिरा था इसमें, अमेरिका का तो खून गिरा था बिला, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिकन ने इसमें हिस्सा लिया था, और अमेरिकन के वो फ्लाइंग टाइगर्स को तो बुलाते भी हैं हर साल,
लेकिन ये ज़रा तंज़िया था थोड़ा सा कि सपोर्ट एंड ब्लड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गिव टू चाइना इन ऑर्डर टू हेल्प इट। मगर और ये बात सही भी है, उन्होंने न्यूक्लियर तो उन्होंने गिराए थे ना आखिर में, वरना तो जंग ही गले पड़ गई थी, सारे दुनिया की गले पड़ गई थी दूसरी जंग अजीम। जापान तो अच्छा मैनी अमेरिकन डाइड इन चाइनाज क्वेस्ट फॉर विक्ट्री। उन्होंने ये कहा कि ये जो आप फतह मना रहे हैं ये हमारा भी इसमें हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन आखिर में फिर इन्होंने एक तंज किया उसमें ये इन्होंने कहा कि मे प्रेजिडेंट शी एंड वंडरफुल पीपल ऑफ चाइना हैव अ ग्रेट एंड लास्टिंग डे ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ तक तो बड़ा मुबारकबाद दी उन्होंने सारा। प्लीज गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग यून एज यू कंस्पायर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप सारे मिलके जो साजिश कर रहे हैं, इसका जो आखिरी लाइन है ना, बस इसकी जो यानी थर्ड लाइंस है ना आखिरी, उसमें वो मैसेज है जो तंज है कि आप मिलके, पहले तो मुबारकबाद है, फिर ये आप मिलके जो साजिश कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, तो उसके ऊपर जो है वो आपको जो है वो मेरे रिगार्ड्स उनको भी पहुंचा दें, पुतिन को भी पहुंचा दें, जो आप सब मिलकर। अच्छा, इसके ऊपर जो है क्रेमलिन का रिस्पॉन्स आया, वो जो किम जोंग यून है उन्होंने तो खामोशी इख्तियार की, वो नहीं जवाब देते अमूमन। वो जवाब उन्होंने देना होता है वो मिसाइल चला देते हैं कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाते हैं, वो उधर कहीं जाके जो है वो पैसिफिक के में गिर जाता है। तो वो जो है ना वो लेकिन क्रेमलिन की तरफ से उसका जवाब आया और उन्होंने कहा कि हम ये किसी किस्म की कंस्पिरेसी नहीं कर रहे और कोई आपके खिलाफ साजिश अमेरिका के अगेंस्ट नहीं हो रही और वगैरह वगैरह सारी बात। इसमें बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके बड़े मुनासिब ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी। आसियान मुल्क हैं अगर, तो उनकी अमेरिका के साथ बहुत अच्छी उनके लिंक्स हैं। ये नहीं है कि अनवर इब्राहिम जो है अगर वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है या वो SCO और आसियान को मिला रहे हैं तो वो एंटी अमेरिकन हो गए, ऐसा नहीं है। वो सारे मुल्क जो हैं वहाँ मौजूद थे, उनमें मेजॉरिटी जो है खुद प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग जो है वो उनसे मिलना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। ये वो तकरीब है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप आना चाह रहे थे, ये वो तकरीब है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप आना चाह रहे थे, और ये वो तकरीब है जो वो वाशिंगटन में करना चाह रहे थे, जहाँ उनकी आर्मी ठुस हो गई, उनकी फौज जो थकी, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर दरख्त पे गिर रहा है, कोई पैर पे चल रहा है किसी का, वो जो एक टूटी भजी सी उनकी एक तकरीब हुई थी वहाँ पे, तो वो असल में चाह रहे थे कि ऐसी तकरीब हो या फिर मुझे यहाँ बुला लिया जाए। अब आप सोचें प्रेसिडेंट ट्रंप अगर खुद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनको बुला लेते, वो आ जाते, वो तो फ़ौरन आते, और वो फिर लेकिन फिर ये होता कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी वो खड़े हो जाते। वो मिले हैं पहले, नॉर्थ कोरिया से भी मिल चुके हैं, उनके प्रेसिडेंट से, पुतिन से भी मिले हैं अलास्का में, तो उनको थोड़ा सा शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को ये है कि मुझे नहीं बुलाया, मतलब उनको बुला लेते हैं ना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तो मेरा ख्याल से फिर तो एक दुनिया बिल्कुल ही अजब अंदाज में अजब रुख पे चली जाती। लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने अपनी चाइना को ये पता चला, ट्रम्प वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने भी तो हिस्सा लिया था, हम भी तो थे, ये थे वो थे सारे, तो इस तरह तो सोवियत यूनियन भी था, इस तरह तो बाकी इत्तेहादी भी थे। तो बहरहाल ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर मुबारकबाद दी और चाइना तो रिकग्नाइज करता है इस बात को। ये तो हिस्ट्री है ना कि अमेरिका ने भी उसमें हिस्सा लिया। फ्लाइंग टाइगर तो पहली बात कर चुके हैं, फिर न्यूक्लियर उन्होंने गिराया, फिर पर्ल हार्बर हुआ, पैसिफिक थिएटर तो बड़ा खूनी थिएटर था, बहुत बहुत यहाँ पे शदीद जंगी हुई, लेकिन चाइना बहरहाल इसमें से एक। और चाइना फिर जिस तरह देखें दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद भी कई साल लगे ना, चाइना तो उभरा है ना पिछले 20-25 सालों में, और उससे पहले तो एक तरह से मजाक ही उड़ाते थे ना सारी दुनिया चाइना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या जो उनकी मिलिट्री पावर और वो जो फिर उन्होंने जो अपना ग्लोबल इनिशिएटिव पेश किया है पूरी दुनिया के सामने, तो ये सारी बात। इसमें मैं सिर्फ एक बात ये देख रहा था कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बाज़ वो होता है ना कि बाज़ दफ़ा वो वक्त गुजर जाता है तो वो अपने पीछे जो है वो बड़ी अजीब सी मेमोरीज़ को छोड़ के चला जाता है, और शायद वो बाद में फिर एहसास होता है कि यार इस वक्त ये नहीं करना चाहिए था। मैं इसके लिए देख रहा था, तो मैं आज भी देख रहा था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए, ये मैं 38 दिखा रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू स्किप रशियाज विक्ट्री डे परेड। इल्ज़ाम आखिर में इन पे वही लगा है, ठीक है, और इन्होंने कहा कि मैं राजनाथ सिंह जो हैं उनको भेज रहा हूँ मॉस्को, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये 38 इंडियन एक्सप्रेस, यानी आप देखिए उन्होंने बुलाया था गालिबन पुतिन ने इनको।
अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरा जाना मुनासिब नहीं, अमेरिका बहादुर नाराज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद 39 आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू स्किप रशियाज इन्विटेशन नॉट टू विजिट मॉस्को फॉर May 9 सेलिब्रेशंस। और उसके बाद फिर अगर हम 37 देखें, ये यूक्रेन के जो न्यूज़पेपर्स हैं, 36 और 37 हम देखें तो इंडिया 36 देखें, इंडिया मोदी डिक्लाइंस पुतिन इन्विटेशन टू मॉस्को विक्ट्री डे परेड। यूक्रेन बड़ा खुश हो रहा है इस बात पे, और ये मैसेज ज़ाहिर है अमेरिका को कन्वे कर रहे थे। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन 37, इंडिया डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने भी कैंसिल कर दिया, जो है वो राजनाथ सिंह ने May 9 मॉस्को परेड ट्रिप फॉलोइंग मोदीज लीड। लेकिन आखिर में आप देखें क्या हुआ। आखिर में देखें बात ये होती है सारी कि ये आपको बड़े तरीके से इन्हें आपने ट्रम्प को खुश करना है। ये टैरिफ्स की बात शुरू हो चुकी हुई थी उस वक्त तक, मई तक, और आपने खुश करना है उनको। और इसी दौरान जो है ये वही दिन है वैसे इत्तेफाक से जब ये यहाँ पे ये मार्का हक और ये सारा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है तो वही। लेकिन बहरहाल इन्होंने उससे पहले ही मई के पहले हफ्ते में ही इन्होंने कह दिया था कि नहीं, तो क्या उस वक्त से जहन बना रहे थे कि जंग करनी है हमने, और ये वहाँ अगर चले जाते और ये पीछे यहाँ ये, और आप देखें कि उसमें शी जिनपिंग भी थे, पुतिन के साथ सारे थे वहाँ पर मौजूद थे जब ये जंग पीछे छिड़ी, और उसमें चाइना और अज़रबैजान और पाकिस्तान और तुर्की और सारा मिलके जो इंडिया के साथ हुआ वो फिर हिस्ट्री है। लेकिन सवाल ये कि क्या इसके नतीजे में प्रेसिडेंट ट्रंप खुश हो गए? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए आपने पुतिन की परेड में नहीं गए आप, या ये कि पाकिस्तान पे आपने अटैक करना था इसलिए आप नहीं गए? मतलब क्या उसका कोई रीज़न नहीं हुआ? फिर राजनाथ सिंह भी नहीं गए और इसलिए कि वो यूक्रेन खुश हो रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता भी नहीं है। जो मैंने कल भी कहा था ना कि नीचर आप इस तरह से ग्रैंड स्ट्रेटजी अपनी तैयार ना करें। यानी आखिर में जाके आप ये कह रहे हैं, उस जंग के दौरान आप देखें कि इतनी आइसोलेशन हो गई थी, वो कह रहे थे कि हमारे सिर्फ इत्तेहादी जो हैं वो TTP और ये BLA और ये हो जाएगा और वो जाएगा और ये, तो और दोनों वो जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया। तो अब ये है कि 200% वो कह रहे हैं कि फार्मा के ऊपर हमने टैरिफ लगानी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं किसी सूरत जो है वो इंडिया के ऊपर से टैरिफ्स कम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर दोबारा कहा उन्होंने 24 घंटों में, लेकिन वो इतनी दफ़ा रिपीटेडली। फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी परेड के बाद उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आया है, 28 चाइनाज मिलिट्री इज़ नाउ लीडिंग। अच्छा, और वाशिंगटन पोस्ट का ऑपेड है, थैंक्स टू ट्रम्प चाइना क्लेम्स मेंटर ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर। अच्छा, और टाइम मैगजीन ने फिर एक बात लिखी है, उन्होंने कहा देखें टाइम मैगजीन ने बड़ी रूथलेस बात लिखी, उन्होंने कहा आप जो मर्जी ऑप्टिक्स दिखा दें लेकिन मोदी कैन नॉट अफोर्ड टू कट टाइज विद ट्रम्प 30th। अफोर्ड नहीं कर सकते आप, आपने जाना इधर ही, ट्रम्प के पास ही आना है। हमारी भी कैलकुलेशन ये जो है ना, ये मतलब आपके सामने एक ही रास्ता है कि आपने ट्रम्प की बात अल्टीमेटली माननी है। अब ये कि 200% टैरिफ आ रहा है इशू, और उसमें जो है वो कह रहे हैं कि मैंने किसी तरह से इनका कम नहीं करना, किसी भी तरह से इनके जो है वो टैरिफ्स कम नहीं करने। वो गज़ा फंसा हुआ है, गज़ा में उनकी फ़ौज आज रात को दाखिल होती है, कल रात को दाखिल होती है, कैसे दाखिल होती है, क्या होती है। UAE ने कहा है कि ये जो अगर आप ये वेस्ट बैंक की तरफ बढ़े तो ये रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी और अब्राहम एकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। UAE की तरफ से कहा गया है कि अब्राहम एकॉर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो एक बात है ये इसने ज़ाहिर है मतलब है कि वो उन्होंने कहा पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो रीजनल कैलकुलस है वो, ये मैं 22 कोट कर रहा हूँ अल अरेबिया सऊदी अरब का, UAE warns Israel annexing West Bank is the red line threatens Abraham Accords। ठीक है ना, तो Abraham Accord ख़त्म हो जाएगा। और उधर जो है वो सीरिया ने जो तो वो उधर वो दाखिल होना है नहीं होना, वो मुखालफत अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसमें जो है वो जो अगेंस्ट लोग आज खड़े हैं इस वक्त, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर कह रहे हैं कि फ़ौज के सरबराह कि मेरे पास तो टैंक्स ही नहीं है। मतलब वो बड़ी अजीब सी आज उनकी बात थी, उन्होंने कहा मुझे फ़ंड ज़्यादा दिए जाएँ, मेरे पास तो टैंक्स नहीं है। ये 26 कोट कर रहा हूँ, IDF फेसेस शॉर्टेज ऑफ आर्म्ड पार्ट्स, अनफिट बुलडोज़र्स, और ये तो है ही नहीं, चीज़ें ही नहीं, सामान नहीं, मुझे पहले पैसे दें। और उसके बाद जो है वो मोसाद के डेविड बार्निया, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं हनिज भी वो, और फॉरेन मिनिस्टर जो सार हैं वो, ये भी जो भी मिलकर आए हैं मार्को रूबियो से, ये सारे के सारे उस वॉर के अगेंस्ट खड़े हो गए। और अब ये वॉर आगे गज़ा में जंग तो जाहिर तो चल रही है ना, अब पूरी दुनिया की अब क्या तवज्जो है,
पूरी दुनिया की तवज्जो चली गई है और उसको शिन बेत ने आखिरी मिनट पे बचा लिया। उसको बेन गिवर को मारने लगी थे आज बेन गिवर को फारिग करने लगे थे हमास। वो आखिरी मिनट पे कोई टिप मिली है और उनके नतीजे में बेन गिवर वही जो मस्जिद अक्सा में दाखिल, तो आखिरी मिनट पे टिप मिली है और बेन गिवर को उन्होंने बचा लिया है। तो ये एक बड़ी खौफनाक सारी सूरत है। सीरिया में बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। सीरिया में जो अहमद शरा हैं उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को और उसके साथ कैबिनेट के कई और लोगों को, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री के मेंबर्स को, डिफेंस मिनिस्ट्री के मेंबर्स को, कई लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो जो हैं वो जो स्वेदा के अंदर जो वायलेंस हुआ था जिसके नतीजे में दुरूस कम्युनिटी नाराज़ हुई थी कि एक्सेसेस हुई हैं वहाँ पे, तो इन्होंने अहमद शरा ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। कुछ एप्सोनेज का होगा लेकिन ये भी कि जहाँ पे फोर्स ज़्यादा इस्तेमाल हुई है दुरूस कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो उन्होंने दुरूस कम्युनिटी मुतालबा कर रही थी ना कि ये यहाँ पे ऐसे हो, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया अहमद शरा ने। तो ये बहुत एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन बात ये सारी कि गज़ा में ऑपरेशन के लिए फ़ौज आज 3 तारीख गुजर गई है ना, इन्होंने पहली तारीख की कमिटमेंट की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से कि पहली को हम अंदर दाखिल हो जाएंगे। 3 तारीख गुजर गई, पूरी दुनिया की तवज्जो अब जो है वो गज़ा पे है और साथ उसके जो है वो पूरा वेस्ट एशिया, उधर यूक्रेन का तो फैसला हो गया, यहाँ पर अब जो भी कुछ होगा गज़ा में और फ़लस्तीन में और इस हवाले से यहाँ से अगली जियो पॉलिटिक्स दुनिया की इमर्ज होगी। यानी सारा क्लोजर होके अब देखें आपके सामने एक चीज़ अपनी जगह पे आकर रुक गई है और वो है गज़ा का कत्लेआम। तो गज़ा के कत्लेआम पे अब क्या इशू है? अब कल के बाद तो अब गज़ा ही है ना, उधर वो परेड भी हो गई, उधर ये भी हो गया, उधर यूक्रेन का भी तय हो गया, अलास्का भी हो गई, तो अब क्या है? अब ये कि गज़ा का कत्लेआम कैसे बंद होता है। तो अब देखें अगले 24 से 48 घंटों में क्या खबरें आती हैं।